गुड मॉर्निंग बच्चों। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पार्ट सेकेंड। इसके पहले आपने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। आज इस पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी कौन कौन से इन्वॉल्व की गई, कैसे ये कार्यक्रम किया गया या कैसे ये प्रोजेक्ट पूरा किया गया। तो आइए सीखते हैं इसको। तो सबसे पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को करने के लिए हमको जीनोम की आवश्यकता होती है। वी नीड्स जीनोम। हमको जीनोम चाहिए, अर्थात हमको जीनोम कहाँ स्थित है। जीनोम का मतलब जीन राशि, टोटल नंबर ऑफ जीन। तो जीनोम बना किसके होता है? प्रायः यह डीएनए का बना होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। लेकिन कभी कभी आरएनए में, सर्टेन आरएनए हैं जहां पर जीनोम डीएनए ना होकर के आरएनए होता है। फॉर एग्जाम्पल टोबैको मोज़ेइक वायरस, टीएमबी वायरस, या जितने भी कोरोना वायरस जो भी था, कोविड-19, वो भी डीएनए आरएनए वायरस है। और एड्स वायरस, एचआईवी वायरस में भी आरएनए होता है। बहुत सारे ऐसे वायरस हैं। सर्दी जुकाम का जो वायरस है, कॉमन कोल्ड का, वहाँ भी आरएनए है। लेकिन हम बात कर रहे हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। तो ह्यूमन में हमें डीएनए को आइसोलेट करना है। इस डीएनए को, जो टोटल नंबर ऑफ डीएनए है फाउंड या प्रेजेंट इन टोटल 23 या 24 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, उनको जानना है। तो डीएनए को हम कहाँ से लाएंगे, कहाँ से प्राप्त करेंगे? फ्रॉम वेयर वी आइसोलेट और एक्सट्रैक्ट इट, कहाँ से उसको निकालेंगे? तो इसके लिए हमारे जो ब्लड सेल हैं WBC से, व्हाइट ब्लड सेल्स, या जिसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट से हम इसको प्राप्त करते हैं, WBC से प्राप्त करते हैं। अब WBC से निकाल करके इसका क्या, कैसे इसको प्रोसीड करते हैं आगे? तो डीएनए को निकाला, मान लीजिए ये डीएनए निकाल लिया WBC से, एक बड़ा मॉलिक्यूल, हर क्रोमोसोम्स का डीएनए निकाला जाएगा। जितने गुणसूत्र हैं सबका डीएनए निकाला जाएगा। और फिर इस डीएनए मॉलिक्यूल को, जो बड़ा सा डीएनए मॉलिक्यूल है, किसी नंबर का क्रोमोसोम्स होता है, उस पर विशेष तरह के एंजाइम की क्रिया कराते हैं, उसको काटते हैं, उसको तोड़ते हैं, जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियेज। इस एंजाइम से इसको ब्रेक करते हैं, डीएनए को, जो आइसोलेटेड डीएनए है उसको तोड़ काटते हैं। इस एंजाइम से कटने के बाद यही जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, ऐसे कट जाता है, टूट जाता है, या इसको कई पोर्शन में, बहुत छोटे बड़े टुकड़ों में कट जाता है। विशेषता ये है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, जिसको प्रतिबंधी इंडोन्यूक्लियेज कहते हैं, ये एक पर्टिकुलर बेस पेयर को पहचान करके वहीं से काटता है। इसी कारण से इसका नाम है रिस्ट्रिक्शन। तो हर जगह नहीं काटेगा, वो उस बेस पेयर को पहचानेगा और वहीं कट करेगा। तो जब ये काम किया इस पर, बड़े मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, ये किसी एक क्रोमोसोम से निकाला गया है, कोई भी सेट हो सकता है, 23 में से या 24 में से कोई क्रोमोसोम्स हो सकता है। इसको कट किया, निकाला, और फिर ये अलग अलग टुकड़ों में प्राप्त हुए, छोटे बड़े टुकड़ों में प्राप्त किए गए। और फिर इन टुकड़ों को, जो ये छोटे टुकड़े मिले डीएनए के, इनको जो है बैक्टीरिया के जीवाणु के प्लाज्मिड के साथ जोड़ देते हैं। अर्थात जैसे एक जीवाणु, मान लीजिए ये जीवाणु है, तो जीवाणु, आप जानते हो, आप पढ़े हो कि जीवाणु में जो मेन क्रोमोसोम्स है, उसके अलावा भी छोटे छोटे क्रोमोसोम्स, छोटे छोटे डीएनए के और भाग होते हैं, जिनको हम प्लाज्मिड्स या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। ये प्लाज्मिड्स, ये इन्हीं प्लाज्मिड को लाया गया, इन प्लाज्मिड को इसमें से बाहर निकाला गया ऐसे। और इस प्लाज्मिड के साथ, जैसे हमने एक प्लाज्मिड निकाला, मान लीजिए इस तरह से वैज्ञानिकों ने निकाला, और फिर इस प्लाज्मिड को इसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, इंडोन्यूक्लियस से
इसमें भी कट किया, यहाँ इसको काटा और ऐसा कट किया कि इसका जो निक है ऐसे कट किया, तो इसमें कट करने पर एक साइड में मतलब इस प्लाज्मिड का एक डीएनए श्रृंखला कुछ पीछे है और कुछ आगे है, दूसरा वाला कुछ आगे है, ऐसे देखिए इस तरह से, ये ऐसे यहाँ इसको स्टिकी इंड कटिंग कहते हैं। ये स्पेसिफिक कटिंग है, ब्लंट इंड भी होता है लेकिन यूज कौन सा ज्यादा किया जाता है, स्टिकी इंड वाला। ऐसा ही कट किया प्लाज्मिड को। फिर इस प्लाज्मिड पे इस डीएनए मॉलिक्यूल को, जो ये डीएनए मॉलिक्यूल है, उसको ला करके यहाँ पर ह्यूमन डीएनए है उसको जोड़ दिया, ऐसे इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये जो प्लाज्मिड मिला एक तरह से कहिए ये रिकॉम्बिनेंट हो गया, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है या रिकॉम्बिनेंट ये डीएनए मॉलिक्यूल है। ऐसे हर टुकड़े को, जितने टुकड़े मिलेंगे एक क्रोमोसोम्स को, सबको इसी तरह से तैयार किया जाएगा। फिर इससे इस प्लाज्मिड को जो रिकॉम्बिनेंट है इसको फिर से जीवाणु की कोशिका में प्रवेश करा दिया जाता है, उसी जीवाणु की कोशिका में इसको फिर से डाल दिया जाता है ऐसे। अब मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, केवल इतना आप ये मानिए कि ये रिकॉम्बिनेंट है, तो और इसका ये मेन डीएनए है जीवाणु ये। फिर ये जो प्लाज्मिड है जो अब जीवाणु की कोशिका में है, जो रिकॉम्बिनेंट है, वो ह्यूमन जीनोम या ह्यूमन जीन अपने साथ ले लिया है, ये इसके अंदर मल्टीप्लाई करेगा, अपनी संख्या को बढ़ाएगा, प्रोलिफरेट करेगा। ऐसा करने के लिए इस जीवाणु की जो डिवीजन को रोका जाता है और प्लाज्मिड के प्रोलिफरेशन को बढ़ाया जाता है, ये अपनी संख्या बढ़ा सके और ये रोक सके। तो ये कुछ ही समय में ये कई इसी प्लाज्मिड या इसी बैक्टीरिया के अंदर ऐसा ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड बहुत सारी संख्या में तैयार हो जाता है। इस तरह से यह जो है हमको एक क्लोन्स प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के क्लोन्स प्राप्त हो जाते हैं। अब हमारा फिर क्या किया जाता है कि अब यहाँ से प्लाज्मिड को निकालते हैं, जैसे यहाँ निकाले प्लाज्मिड्स को निकाले ऐसे बाहर किए, और वो प्लाज्मिड अपने साथ जो है ह्यूमन डीएनए भी रखा है ऐसे, जैसे ऐसे देखिए ऐसे ये रखा है अपने साथ यहाँ पर। और फिर इस डीएनए को अलग किया जाता है यूं ऐसे। अब देखिए इतना फिर हमने उसको प्रवेश कराया, फिर उसमें से बाहर निकाला, इसकी जरूरत क्या है ये समझिए, क्या जरूरत थी। एक बार हमने इसमें एंट्री कराया, जरूरत थी क्योंकि हमको एक डीएनए के टुकड़े को या एक पोर्शन ऑफ डीएनए को उसकी कई कॉपी तैयार करने के लिए हम इसको प्लाज्मिड में जोड़े, फिर इसमें प्रवेश कराए, उसका क्लोन तैयार करने के लिए। एक तरह से कहिए हम जीन लाइब्रेरी तैयार कर रहे हैं। एक ही तरह के जीन का अथवा डीएनए का जो हम एक कॉपी लिए थे, उसका हम हजारों सैकड़ों कॉपी यहाँ तैयार कर लेते हैं और हम उसमें से यूज करते हैं अपने पर्टिकुलर प्रयोग के लिए। फिर इसको निकाला और इस डीएनए को यहाँ पे लाया, फिर इस डीएनए एक डीएनए है जो हमने लिया था वहाँ, ये वाला यहाँ वाला। अब ये डीएनए मान लीजिए ऐसे इतना बड़ा, ऐसे यूं ऐसे, बहुत सारे इसमें नाइट्रोजनी क्षार क्रम है, नाइट्रोजनस बेस ऐसे। अब इसके लिए हम या हमारे वैज्ञानिक इसको एक विशेष मशीन के माध्यम से इसमें नाइट्रोजनी क्षार के क्रम को पढ़ते हैं। अब उसका जैसे यहाँ पर ले, तो अब इसको पढ़ने के लिए यहाँ पर कौन सा नाइट्रोजनी क्षार है, उसका क्रम क्या है, किस क्रम में व्यवस्थित है, उसके लिए एक विशेष मशीन की आवश्यकता होती है जिसका नाम है ऑटोमेटेड जीन सीक्वेंसर। इस जीन सीक्वेंसर के माध्यम से इसका सीक्वेंस पता कर लेते हैं। ठीक, याद इस जीन सीक्वेंसर के माध्यम से इतने बड़े टुकड़े के जीन अथवा नाइट्रोजनी क्षार का बेस सीक्वेंस क्या पता करते हैं, बेस सीक्वेंस के बारे में हम
पता कर लेते हैं, हमारे वैज्ञानिक पता कर लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, यहां देखिए, उसके बाद ये जो जीन है, हमने एक छोटा सा टुकड़ा लिया और हमारा क्रोमोसोम्स का जीन काफी बड़ा है, अभी केवल मैंने इसको लिया, इसको नहीं लिया। अब ये आप देखिए इतना बड़ा टुकड़ा हमने लिया जीन का या पूरे क्रोमोसोम्स का, जो पूरा क्रोमोसोम है उसके कुल डीएनए इतना लंबा, इतना बड़ा, और हमने पता किया है केवल इतने बड़े का, हमें जानकारी हुई है केवल और केवल यहां से यहां तक का। यहां देखिए हमें जानकारी हुई है केवल यहां से यहां तक का, उस भाग का, ठीक, और उसके बाद कुछ है ही नहीं, फिर अगला यहां है, इस तरह से। फिर इसको जानने के बाद फिर हमको इसको जानना है, तो इस डाटा को जो हम डाले, जानकारी हुई है हमको, इसका अगला स्तर ये होता है कि इसको जो ऑटोमेटेड जीन सीक्वेंसर के बाद जो इकट्ठा किया गया जानकारी है बेस सीक्वेंसों के बारे में, उसको हम कंप्यूटर पे डाल देते हैं या कंप्यूटर में डाल देते हैं कंप्यूट करने के लिए, कंप्यूटर, और फिर इसके माध्यम से ये इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हैं। मतलब ये कि दुनिया में कहीं भी कोई भी वैज्ञानिक अपने प्रयोगशाला में इसके बारे में एसेस कर ले, उसको जान जाए, ये काम करते हैं। क्योंकि डाटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी बड़ा है, तो उसके लिए कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। तो अब देखिए वो किया, हमको इतने के बारे में पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक के बारे में। आगे के बारे में कैसे पता चलेगा, हम इसी चीज़ को, जो ये जानकारी है, इसको कंप्यूटर पे डालेंगे और फिर अगला जो साइंटिस्ट है इतने को छोड़ करके इसके बारे में पता करेगा, क्योंकि इस इतने के बारे में जानकारी हमको हो गई। यहाँ देखिए अब अगला जानकारी करना है यहाँ पर, तो यहाँ से ये इस बीच वाले को नहीं पढ़ना है, इसको लांघना जाना है, जंप कर जाना है, ये फालतू है, ये एक्टिव जीन नहीं है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं एनोटेशन। एनोटेशन मतलब लांघना। हमने इतना जानकारी कर लिया, उसको इंटरनेट पे डाला, अब जो वैज्ञानिक काम करेंगे उनको ये सब नहीं जानना है, नेक्स्ट वाले को जानना है, दैट इज कॉल्ड एनोटेशन। और फिर ऐसे कर करके तमाम सारे सीक्वेंस, सारे जीन के बारे में एक गुणसूत्र पर उपस्थित सारे, हो सकता है वो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, उनको पूरा ऐसे कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से, ऐसे एनोटेशन के माध्यम से उनकी जानकारी कलेक्ट कर ली जाती है। फिर ऐसे एक क्रोमोसोम्स के बाद दूसरा क्रोमोसोम्स लिया जाता है, तीसरा लिया जाता है, ऐसे टोटल 24 जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें उपस्थित समस्त जीनों को या समस्त जीनों के जो जीन क्रम है उसकी जानकारी कर ली जाती है। है बात समझ? तो इतना करने के बाद ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इस तरह से ये कंप्लीट प्रक्रिया पूरी होती है और तब जा करके ये ह्यूमन जीनोम को, इतनी यह तरीका है इसका। अब इसके बाद इससे जो फाइंडिंग हुई, जो चीजें मिली, वो क्या थी, ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन कौन सी बातें थी जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में जानी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो जानकारी हुई कि केवल और केवल 1.5% ऑफ जीन्स एक्टिव जीन है, मतलब ये काम लायक जीन है। इतना ही जीन्स जो है एक्टिव है, अर्थात ये जो है ह्यूमन को ह्यूमन बनाने में, मनुष्य को मनुष्य बनाने में, मनुष्य जैसा ढांचा देने में, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे फिनोटाइप्स को डिसाइड करने के लिए केवल और केवल 1.5% ऐसे जीन हैं जो उसके प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार हैं, जिससे उस मनुष्य का फिनोटाइप तैयार होता है, अर्थात उसके बाद उसका समस्त शरीर उसका तैयार होता है, केवल और केवल ओनली 1.5%। दूसरा, जो टोटल जीन है, कुल जीन है, उनमें से लगभग 45% जो जीन है, लगभग 45% जीन्स हैं, वो चलने वाले जीन हैं। They are movable from one chromosomes to another chromosomes or from
वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम टू दैट एंड ऑफ द क्रोमोसोम, एक ही गुणसूत्र पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक गुणसूत्र से निकल करके दूसरे गुणसूत्र पर चले जाते हैं। तो ऐसे जो है वो मूवेबल जीन हैं जिनको हम कहते हैं चलने वाले जीन या स्थान परिवर्तन करने वाले जीन, या उनका नाम है ट्रांसपोजान, उसका नाम है ट्रांसपोजान। ये चलने वाले हैं, ये स्थिर नहीं होते, मूवेबल होते हैं, और ये कलेक्ट होते हैं म्यूटेशन के दौरान। जो जीव अपना जीवन क्रम शुरू किया है जब से, तो बार बार उसमें जो म्यूटेशन हुआ, परिवर्तन हुआ, उसको लेकर के ये चल रहा है। ऐसे ही लगभग 8% जो जीन है वो किसी भी गुणसूत्र का जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर एंड टीलोमियर, उसको बनाने के लिए काम में आता है। मतलब एंड, जैसे ये है गुणसूत्र ऐसे, तो ये जो सेंटर का पार्ट है इसको कहते हैं सेंट्रोमियर, और ये जो टेल का एंड है, जैसे मैंने बना दिया ऐसे ऐसे, तो ये जो है टीलोमियर है। इसको बनाने में 8% जीन इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा ये माना गया, ओवरऑल माना गया कि अधिकतम जीन जो है वो कबाड़ जीन है, दे आर जंग मतलब कबाड़ है उसको ही। तो ये फाइंडिंग हुई। एक और महत्वपूर्ण फाइंडिंग हुई कि टोटल नंबर ऑफ जीन्स नियर अबाउट 30,000, कुल जीन्स मानव को मानव बनाने में लगभग 30,000 जीन्स, इतना जो है टोटल नंबर ऑफ जीन्स फाउंड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। जो 23 या 24 गुणसूत्र हैं उस पे कुल जीन की संख्या जो है 30,000, जबकि अनुमान गिलबर्ट ने लगाया था 1 लाख से अधिक, 1 लाख या 1,30,000 या 40,000 के आसपास ये अनुमान, और इसमें काफी अंतर आया। इसी को कहते हैं सी वैल्यू पैराडॉक्स। सी वैल्यू आप बाद में पढ़ेंगे इसको। जितना अनुमान था उससे बहुत कम, इस तरह से यह है। सबसे जो बड़ा जीन माना गया डिस्ट्रोफिन, जो सबसे बड़ा जीन था वो माना गया कि जो सबसे बड़ा जीन है वो एक प्रोटीन है, उसका नाम है डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन जीन जो है या इस प्रोटीन का जो जीन है वो सबसे बिगेस्ट जीन है, सबसे बड़ा जीन है। तो ये सारी फाइंडिंग हुई। अब अगर इसको एक सर्कुलर उसमें ले लेते हैं ऐसे करके, तो आप इसको निर्धारित करेंगे केवल और केवल 1.5% ही यूजेबल है, अर्थात एक्टिव जीन है, और नियर अबाउट 45% जो है वो ट्रांसपोजान्स है। कुछ लगभग 8% जो है, लगभग 8% वो आपका टीलोमियर उसमें होता है, और अदर्स तमाम सारे हैं, शार्ट टेंडम रिपीट्स हैं, वेरी छोटे छोटे बाद में जो दोहराए जाते हैं। तो दीज आर द सम स्पेसिफिकेशंस दैट हैज बीन कम आउट फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसको कंप्लीट करने के बाद ये सारी फाइंडिंग आई। अभी भी इस पे काम चल रहा है, और हमारे वैज्ञानिक पूरी तरह से लगे हैं कि प्रत्येक 30,000 जीन का काम और उसका इंटरैक्शन अपने पड़ोसी जीन से कैसे वो प्रभावित होता है या प्रभावित करता है, इसको पता करने के लिए। तो इसी के साथ मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करता हूँ, मिलता हूँ अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।